गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक थोड़ा सा रिलेटेड विद करंट इवेंट्स है, ये आपकी जानकारी रहे, आपकी नॉलेज रहे, बहुत अच्छी बात है। ये फर्स्ट ईयर में काम आता है और सीधे फिर तो बाकी के एग्ज़ाम्स में आगे काम आता ही है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। कल है तारीख 26 नवंबर, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो उनको फट से पकड़ लेंगे कि कल हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, है ना। और ये लागू हुआ 26 जनवरी से। एक जो छोटी सी स्टोरी है जो मेरे कम से कम इस सारे ग्रुप्स में 10% स्टूडेंट्स को ठीक से मालूम रहना चाहिए, नॉट फॉर ओनली फॉर द सक्सेस इन योर एग्जाम्स, बट एक जनरल नॉलेज के लिए। कहानी शुरू मैं करूँगा फिर 42 से, 1942। और कुछ चीज़ों को हमको जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमने स्कूलों में पढ़ लिया है, जो मान लिया है, समझ लिया है, तो उसको रिकरेक्ट करें, या पढ़ें, या आप आर्ग्यू करें, या मुझसे क्वेश्चन पूछें। जितना मैं समझता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री जो लिखी गई है इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, लोग माने ना माने अदरवाइज। पर जब भी आप कभी एक अपना एंगल दिखेंगे 42 के बाद से लेके आज़ादी तक का, तो सम क्वेश्चन विल ऑटोमेटिकली कम कि इंडिया को फ्रीडम कैसे मिल गया, 5 साल में ऐसा क्या हो गया, हमने कौन से युद्धों में अंग्रेज़ों को परास्त किया, या अंग्रेज़ खुद चले गए, या वो गांधी जी से घबरा गए, या नेहरू जी से घबरा गए, या उन्होंने यूं ही भारत को छोड़ दिया। लॉट ऑफ क्वेश्चन कम्स देयर। तो देखिए, पहली बात है 39 से 45 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड को हराना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के जो चुनाव हुए, वहाँ की जनता जो नाराज़ हुई थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने माना कि हमको इस देश को छोड़ना। सुभाष चंद्र बोस को की जीवन में मत भूलिए, ग्रेट मैन। वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तो बड़े लोग थे, बहुत बड़े लोग थे। ये भी है, बिल्कुल बड़े हैं। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी बहुत बड़े लोग हैं, पर एक भी कम नहीं। तो इन सब परिस्थितियों में माउंटबेटन आ जाता है लास्ट हमारा वायसरॉय, और अब यहाँ पे चर्चा शुरू हो जाती है भारत की आज़ादी की। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है, जिसने इस देश के लिए संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हमको मिलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। पर संविधान निर्माण का बहुत बड़ा श्रेय स्वाभाविक रूप से भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण की बड़ी लंबी प्रोसेस आपने पढ़ी भी है, हमने पढ़ाई भी हुई है, आप लोगों को मालूम है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं, और संविधान बन के मिल के हमको तैयार होता है 26 नवंबर को। इस संविधान पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे डिबेट्स हैं, बड़ा एक विशाल संविधान है। इसकी आलोचना होती है, कई लोग उसके पक्ष में कहते हैं, इसको लोग उधार की वस्तुओं का थैला कहते हैं, कि हमने तो बस नकल मारी हुई है भैया, कुछ ब्रिटेन, कुछ अमेरिका, कुछ साउथ अफ्रीका, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ आयरलैंड, कनाडा। इट इज़ अ बिग डिस्कशन, बहुत बड़ा डिस्कशन आज भी होता है कि इसकी क्या पुनर्व्याख्या होनी चाहिए, पुनर्निर्माण होना चाहिए। तो एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। और ये 2015 तक इसको हम नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते थे। 1891 में अंबेडकर साहब का जन्म होता है, तो उनकी 125वीं जन्मशती के रूप में 2015 से भारत की सरकार ने तय किया कि इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। तो तब से यूं प्रारंभ हो गया ये कि 26 नवंबर को व्याख्यान रखे जाते हैं। भारतीय जनमानस को अवेयर तो होना ही चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू लिसन होल माई लेक्चर। देखिए, लेक्चर सुनना बड़ा मुश्किल काम है ना। मेरे को तो बहुत इन्जॉयमेंट मिल रहा है मैंने अपने जो नए चैनल को खोला है, बहुत सारी व्यूअरशिप मिल रही है। आप लोग भी बेल आइकन वगैरह दबाइए। आई एम तो एंजॉइंग, और आप लोगों के जो फीडबैक से मुझको बड़ा मज़ा भी आता है। कुछ ऐसे बच्चे बड़ा क्रिस क्रॉस भी करते हैं, और आप लोग क्वेश्चन ज़रा कम पूछते हैं। तो सुनना मुश्किल काम है, पर सुनने का प्रयास करें। कि जो सारी परिस्थिति बनती है, और ये संविधान 26 नवंबर का जो रेडी हो जाता है, फिर तय करती भारत सरकार इसको संविधान दिवस मनाए, लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को मालूम होना चाहिए
क्या भारत के नागरिक है? देखिए अभी कभी आप चर्चा करके देखिएगा, घर में जो आपके घर में कुछ नौकर चाकर काम करते हैं, जो अनपढ़ हैं, शिक्षित नहीं हैं, दे डोंट नो एनीथिंग। वो क्या बन गए बेचारे? वो बन गए एक अदद वोटर, जिनको 5 साल में एक वोटर आईडी सरकार ने दिया हुआ और जाकर वोट दबाना। दे डोंट नो एनी डैम थिंग। तो लोगों को सही बातें पता चलनी चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए। तो अभी कई बार मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ, पर मैं कहूँगा कि शिक्षा प्रणाली पर बड़ा भारी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अलग अलग मॉडल के बच्चे को हम राइट नाउ पढ़ा रहे हैं, आज की तारीख में पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत वेल एजुकेटेड है, जो कि 12th तक आते थे, सारी चीज़ों को बात। कुछ एक आध बड़े स्कूल्स में वाइवा के लिए जाता, तो जहाँ तो 12th के बच्चे इतना जान रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बोलो तो MPhil PhD का बच्चा उतना नहीं जान रहा है। और एक तरफ वो बच्चा जो PhD कर रहा है, ही डजंट नो एनी दैट थिंग। तो ये बड़ा एक बहुत मुश्किल है। तो सरकार का भी प्रयास है कि लोगों को पता चले, पढ़ें, वायरस घुसाइए, थोड़ा सा टेंशन लाइए, पढ़िए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता देता हूँ फटाफट कि ये कहानी शुरू होती है 1927 से। साइमन कमीशन, बिल्कुल 27 साइमन कमीशन आता है। ये कहते साइमन कमीशन वापस जाओ। अब साइमन कमीशन वापस जाओ, इस दौरान लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है, अंग्रेज नाराज हो जाते हैं। अंग्रेज कहते हैं तुम अपना संविधान बना के दिखाओ। तो नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 की, मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू कौन? जवाहरलाल जी के पिताजी, बहुत बड़े लॉयर। कांग्रेस पार्टी जिसका गठन 1885 में होता है, वार्षिक अधिवेशन इसका होता है, लाहौर में अधिवेशन होता है 1929 में, जब नेहरू एक जवान थे 40 साल के और बड़े लोकप्रिय नेता थे। उनकी आलोचना आजकल ज़्यादा होती है। आलोचना करना बड़ा सरल काम भी होता है। तो नेहरू ने उस काल में, जब लाहौर का अधिवेशन हुआ, रावी नदी के तट पर 1 दिसंबर 1929 को उन्होंने घोषणा करी कि हम अगला 26 जनवरी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ध्यान रखिए, स्वतंत्रता दिवस। और उस दिन से हम उस तारीख से जुड़ गए। 26 जनवरी 1930 को हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और उस तारीख से हमारा अटैचमेंट हो गया। देखिए अभी भी हमारे जीवन में ऐसा होता है। जैसे मैंने भी कहा कि जन्मदिन आ रहा है, अभी से प्रसन्न हो। किसी की डेथ की डेट आने वाली है, आप भी से दुखी हो जाएंगे, यार ये आज ही का दिन था। हमें बड़े मनुष्य भावुक प्राणी होता है, किसी बात पे प्रसन्न, किसी बात पे दुखी हो जाता है। तो जब 26 नवंबर को सब कुछ रेडी हो गया, तो लोगों ने कहा, नेहरू जी ने कहा कि वो छोड़ो, 2 महीने वेट करो और इसको लागू करो 26 जनवरी 1950 को, और उसको अपना रिपब्लिक डे बनाओ। ठीक है, पर 26 नवंबर को जो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, हम इसमें कहते हैं, अब सरकार ने तय किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लोगों को समझाएं, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है? हमारा संविधान की अगर हम मोटी मोटी बातों को पढ़ाना आपको शुरू करें, तो इसमें शब्द आ जाएंगे वही संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। इन्हीं के इर्द गिर्द है सारी बातें। अब इतने शब्दों को समझना, मेरे ख्याल से जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, आप सभी हैं, ये शब्द समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे तो मैं जनरल रिवीजन करा देता हूँ कि संप्रभु मतलब देश आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतः संप्रभु और शक्तिशाली होना चाहिए, है ना। अंदरूनी और बाह्य सारे निर्णय उसके पास होने चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रश्न आता है कि संप्रभु है कौन, कौन पावरफुल है। और जब भी प्रश्न क्लास में पूछो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री है, कोर्ट है, पार्लियामेंट है। बोलना भैया तुम हो, आम जनता है। लोग विश्वास नहीं करते। कारण क्या? हम शिक्षित नहीं है, हमको अपनी शक्ति का आभास नहीं है। शिक्षित हो जाएंगे तो, और रियल डेमोक्रेसी तो फिर तभी आती जब लोग एजुकेटेड हो और आर्थिक रूप से संपन्न हो, या विपन्नता ना हो। संपन्नता एक अलग शब्द हो गया, बड़ा शब्द हो गया।
अभी जो हम देख रहे हैं 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे, ऐसे देश में लोकतंत्र कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता है। लाख बातें आप कर लें कि ये है वो है, वोटर आईडी है और ईवीएम है और फलाना ठिकाना, सारी चीज़ें ड्रामा। मेरे मन में यही विचार है। पर तो भी प्रयास है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, फिर हम इसको ऐसे अपने दिल को बहलाते हैं कि बड़ी डेमोक्रेसी, इतने बड़े इतने सारे लोग हैं, सबको संतोष रखना बड़ा कठिन काम है। मैंने कई बार क्लास में कहा कि जिन परिवारों में आप रहते हैं वो पूरा परिवार संतुष्ट नहीं होगा, एक ना कोई नाराज होगा, क्या पता वो आप ही हो, है ना। तो इतने बड़े वर्ग को संतुष्ट रखना बड़ा कठिन काम है। समाजवाद एक बड़ा एक ऐसा शब्द है जिसमें जोड़ साहब ने बड़ी अच्छी कोटेशन कही थी कि समाजवाद एक ऐसी टोप है जिसको सबने पहन लिया है। कुछ भी करके हम अपने को समाजवादी कह देते हैं। हम एक समाजवादी राष्ट्र हैं, गरीब अमीर में कोई वो नहीं रहेगा। पर देखिए आज भी, जैसे मैंने कहा कि इतनी बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी को परिभाषित करना मुश्किल हो रहा है। कैसे गरीब परिभाषित करें? रोटी कपड़ा मकान से करें कि उसकी आय से करें कि उसकी कैलोरी से करें, कैसे करें? तभी कई बार कहना पड़ता है इस देश के दो नाम, एक भारत है और एक इंडिया है। भारत जो कि गरीब है और इंडिया जो कि प्रॉस्परस है। दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए और बड़े बड़े शहरों में देखिए, बाप रे, चमक दमक देख करके आप दंगे रह जाएंगे। बाप रे, इंडिया तो बहुत डेवलप हो गया। ये डेवलप भी समझने की कहानी है। तो ये वैल्यूज लोगों को बताना कि हम एक संप्रभु देश है, हम एक समाजवादी देश है, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये बहुत रोचक बात है। हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारी संस्कृति। अभी आज देखिए, देव उठनी एकादशी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो कुछ दिन पहले ईद गई, क्रिसमस सामने आ रहा है। बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स का, जैन धर्म के फॉलोअर्स का, सिखों के फॉलोअर्स, सबकी पूजा पाठ हो रही है और अनगिनत। तो कहा जाता है कि भारत एज ए कंट्री इसका कोई धर्म नहीं होगा और हमारे देश के हर नागरिक को अपने अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता होगी। ये हुआ धर्मनिरपेक्षता। इसको बनाए रखना है ना। बनाए रखना एक टफ टास्क है। तो ये सब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इससे कोई लगे ना। आप अल्पसंख्यक कौम से आए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये देश मेरा नहीं है। हर धर्म को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। प्रजातंत्र बहुत बड़ा शब्द है। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। अब शायद ये है, शायद ये नहीं है, कोई बड़ा डिस्कशन है। गणतंत्र, ये कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं प्रजातंत्र और गणतंत्र में। लोकतंत्र, गणतंत्र को लगता है पर्यायवाची शब्द है। गणतंत्र जहाँ प्रथम व्यक्ति निर्वाचित होगा, जैसे भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है ना। इंग्लैंड जैसा नहीं कि जहाँ पर एक राजतंत्री व्यवस्था है कि अब एलिजाबेथ II हैं दुनिया, प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम, ऐसे शासन व्यवस्था, इसको हमने नकार दिया है ना। राजतंत्री व्यवस्था को हमने नकार करके प्रजातंत्री व्यवस्था को पकड़ा और गणतंत्री व्यवस्था को पकड़ा। इसके साथ ही साथ 3 शब्द जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, मूल्य हमारे संविधान के, वो है न्याय, वो है स्वतंत्रता, वो है समानता। इस देश को बनाए रखना है और इस देश को आगे लेके जाना है तो हमारी न्यायिक व्यवस्था को बहुत सही होना पड़ेगा। है भी वो रहे मतलब कैसे कि जहाँ पर बात वही आती है कि जो गरीब तबका है उसको भी न्याय मिले, वो न्याय से वंचित ना हो जाए। हमारी न्यायिक व्यवस्था को ऐसे बनाए रखना चाहिए। इक्वालिटी, भेदभाव से भरा हुआ समाज हमारा रहा है शुरू से। आप उसको अन्यथा नाले पर बड़े वर्षों तक किसी वर्ग को बड़ा दबा के रखा भी हुआ था। अब जब बराबरी करने की बारी आ रही है तो फिर टेंशन हो रहा है। समझना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइनर हूँ। 2 चीज़ों का डिफरेंस मानता हूँ, एक पुरुष और स्त्री और अमीर और गरीब। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई और भेद है। अमीर है, गरीब है, और पुरुष है भाई। इट्स मैन्स वर्ल्ड। और जितनी महिलाएं, जितनी लड़कियां
अभी मेरी बातों को सुन रही हैं, आप लोग को ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा परिश्रम करना, फिर आपको आगे अपने को स्थापित करना। और लोग स्थापित कर रही, लड़कियाँ अपने को हर फील्ड में स्थापित कर रही हैं, इससे दो मत नहीं। तो मैं इन दो डिफरेंसेस को मानता हूँ। और आप लोग भगवान करे जब आप लोग और बड़े हो जाएं, मैच्योर हो जाए, ऐसे डिफरेंसेस को ना माने, है ना। कि फिर ये जो सारे जो हम करते हैं, धर्म के आधार पर लड़ लेते हैं, जाति के आधार पर लड़ लेते हैं, सबका कोई अर्थ नहीं। और ऐसे विष भरने वाले लोग समाज में बैठे रहते हैं कि हम अपने मूल मुद्दों से ध्यान भटक जाते हैं। आज भी ध्यान भटके हुए हैं, है ना। ये दुर्भाग्य है। तो न्याय, समानता और स्वतंत्रता, देखिए इतनी सारी बातें जो मैंने बोली। कल जो फंक्शन है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है, पर मैं वहाँ ऐसा शायद ना बोल पाऊँ, पर तो भी अगर अपनी बात रखूँगा तो कोई इसका कोई तनाव नहीं है कि हमारे देश में आर्टिकल 19 से 22 तक जो हमको मिला हुआ है, इससे हमको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। और ये स्वतंत्रता शब्द का पर भी भारी व्याख्या होती है कि इसका कैसे इसका अनुपालन करें, है ना। स्वतंत्रता आखिरकार है क्या? मेरी स्वतंत्रता और आपकी स्वतंत्रता, तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहता था कि स्वतंत्रता एक छड़ी के समान है ना। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ हैं, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए और यही इसकी इम्पोर्टेंस है। कल ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। चलिए मिलेंगे, पूरा सुनिए इसको। थैंक यू वेरी मच।